हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट गुरुकुला। जैसा कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख कर आए होंगे, उसमें मैंने बुक का ओवरव्यू किया था और उसमें मैंने बताया था कि मैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। पर इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो लाई हूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट JR गुरुकुलम, जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उसके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को कवर करते हैं। एंड देन बुलेट पॉइंट्स जो कि NCERT के रेफरेंस पे बनाए हुए हैं। अगर आपको इस चैप्टर्स के नोट्स चाहिए होंगे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उसके अलावा आप चाहें तो हमारी ऑफिशियल साइट www.jrworld.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगी जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। उसके बाद रेगुलर क्विजेस भी होती हैं, आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं जब आपको कंटेंट दिखाऊंगी इस चैप्टर के तो आप समझ जाएंगे कि अगर आप क्लास 9th 10th या फिर 11th में भी हैं तो भी आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। So let's start our video and I will try to explain each and every topic in perfect manner so that you can understand more. Topics I will cover in this chapter are, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देखूंगी। इस चैप्टर में आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लूंगी। उसके अलावा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, कई सारे हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स किए गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे जानें और समझें, क्योंकि एक तरह से आप स्टोरी बिल्ड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, फिर प्रोटॉन्स पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट चलेगा। तो आप सारे स्टोरी, एक तरह से ये स्टोरी बिल्ड होते जाएंगी, तो आपको बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे जो कि बहुत फेमस है पूरे केमिस्ट्री में। आप क्लास 8 में आ गए, अभी तक तो आप इस थ्योरी के बारे में ज़रूर सुन चुके होंगे, तो हम लोग इस क्लास में इस थ्योरी को जानेंगे। नाउ डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब मे बी आप नहीं समझे, पर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो I can assure you that you will understand these type of words. Now observation, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन में क्या पढ़ेंगे, किस चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे। तो हम लोग फर्स्ट जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। देन ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, और ये सारे जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर होने के बाद अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। हम लोग उस प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है और हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की भी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर एटॉमिक मॉडल आता है, एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसी चैप्टर के हेल्प से आप पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल समझेंगे। जैसा कि आप देखे होंगे केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में एक यहाँ पे ऐसे सेंटर में बना हुआ होता है न्यूक्लियस पार्ट, और उसके अगल बगल काफी सारे सर्कल्स होते हैं, इस तरह के राउंडेड फिगर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। और इन सर्कल्स में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लोग इन सभी चीजों का नाम सुन चुके होंगे, और बीच में वाले पार्ट को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये सारे आप लोग टेक्स्ट बुक में देख चुके होंगे। हम लोग इस मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे कि ये मॉडल को क्यों हम लोग अडॉप्ट किए एटम के मॉडल को लेके। जैसे एटॉमिक मॉडल है, ये किसी भी चीज का कोई भी एलिमेंट होगा उसका एटम होगा। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल इस एटम को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो हम लोग इसी एटम के मॉडल को आइडेंटिकल मान लिए हैं। और सारे एटम्स, क्योंकि एटम्स जो है काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है, तो हम लोग इस तरह के मॉडल को कंसिडर कर लिए और हम लोग इसको अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। तो अभी आपका ये बेसिक है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये मॉडल अच्छे से समझ आ जाए। बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग अटेम्प्ट्स किए और अलग अलग मॉडल्स को दिया। जैसे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कि आगे जाके गलत हो गई, पर फिर भी ये मॉडल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में
इसे पढ़ाते हैं। फिर आता है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल दिया, एक एटम का उन्होंने भी मॉडल तैयार किया और उसे जब प्रपोज किया तो उसमें भी फर्दर कई सारी मेरिट्स भी दिखी और कई सारी डिमेरिट्स भी दिखी। तो हम लोग इस चैप्टर में उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने ही डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का, और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया और उससे कैसे न्यूक्लियस का डिस्कवर हुआ। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे इसको डबल हैशटैग लगा देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे। फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर हमारे फेमस साइंटिस्ट नील बोर, इनका पूरा नाम नील बोर था, और उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिनकी मॉडल काफी ज्यादा आइडेंटिकल मानी गई, काफी ज्यादा एक्यूरेट थी, और आज हम लोग उन्हीं के मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, अभी तक आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन काफी ज्यादा बाद में हुआ, सो इसीलिए हम लोग इसको काफी लेट से पढ़ाते हैं। देन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास, अगर आप फिजिक्स में मास और वेट में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो ये फिजिक्स वाला नहीं है। फिजिक्स में मास और वेट दोनों अलग अलग होते हैं, बट केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मास और वेट दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। अगर मैं आप यहाँ पे वर्ड यूज करूँ वेट, तो भी आप इसको मास ही समझिएगा, अगर मैं मास बोलूँ तो आप इसको वेट ही समझिएगा, क्योंकि फिजिक्स में चेंजेस होते हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि जो मास है वो वेट है। We have two terms in physics which represent two different things, but in chemistry we use both of the terms in equal manner and both these words are correct. Then electronic configuration of atom, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको काफी अच्छे से और काफी ज्यादा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये स्टार्टिंग में काफी ज्यादा इजी लगता है बट स्टूडेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं उनको। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पे काफी अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ें। एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव लेफ्ट टू डिस्कस अबाउट इज अबाउट क्वेश्चंस। अब कोई भी चैप्टर, अगर आपने पूरी चैप्टर अच्छे से पढ़ी है तो आप उस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रही है तो आप समझेंगे कि आपका चैप्टर काफी अच्छे से कंप्लीट हुआ है। पर अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज आती हैं तो आपको चैप्टर पूरी तरह से रिवाइज करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी हैव plenty of questions to solve एंड हम लोग उसको साथ में सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, और मैं चाहती हूँ कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। नाउ इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, वी हैव नथिंग अबाउट लाइक एटम, हम लोग के पास एटम जैसा कुछ भी नहीं था। ये जो आप लोग देखते कंसेंट्रिक सर्कल जैसा जो डायग्राम होता है, एक सर्कल होता है बीच में और उसके आसपास, ये सर्कल उतनी अच्छी तो नहीं बनी मुझसे, पर मैं कोशिश करूंगी अगले बार से अच्छा बनाने के लिए। जैसे कि अगर आप इस सर्कल को भी देख सकते हैं तो ये बीच में अगर न्यूक्लियस है तो ये आगे साइड वाला जितना भी पार्ट है उसको मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जैसा बन जा रहा है। अगर आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि जैसे कि अगर आपका एक सर्कल है, उसका एक रेडियस होगा जो कि फिक्स डिस्टेंस पे होगा, और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक अनदर सर्कल है, उसका भी रेडियस अगर सेंटर से देखा जाए तो फिक्स होगा। तो अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर तो सेम हो पर उसका रेडियस जो है वो अनइक्वल इन लेंथ हो, तो हम लोग उस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। जैसे कि अगर ये एक सर्कल है और ये भी एक दूसरा सर्कल है, तो दोनों का सेंटर तो सेम होगा लेकिन उसका रेडियस, ये छोटे वाले का रेडियस कम होगा और बड़े वाले का रेडियस ज्यादा होगा। तो हम लोग इस सर्कल को बोल सकते हैं कि ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, एक के अंदर एक। और अगर आप यहाँ पे एक सर्कल लेते हैं और एक बाहर कहीं सर्कल लेते हैं और अगर फिर आप बोलेंगे कि ये सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये दो डिफरेंट सर्कल हो जाएंगे। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो लेट्स टॉक अबाउट एटम अगेन। जब हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था एटम के रिगार्डिंग, जैसे हम लोग को कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई एटम जैसी चीज भी एग्जिस्ट होती है, तब हमारे पास जो फिलोसफर थे, जैसे कि इंडिया के फिलोसफर और ग्रीक के फिलोसफर, उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा पार्टिकल जरूर होगा, जैसे अगर ये कोई एटम है
सॉरी, अगर ये कोई सब्सटेंस है तो अगर मैं इसको काटता जाऊं तो अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा कि हम लोग फिर इसको फर्दर काट नहीं पाएंगे। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया को बताया। जैसे कि जो इंडिया के फिलोसफर थे महर्षि कनाद ने एटम को एक अलग ही टर्म से रिप्रेजेंट किया, जिनको वो परमाणु बोलते थे। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। उसके अलावा ग्रीक के कुछ फिलोसफर्स जैसे कि डेमोक्रिटस, इपिक्यूरस एंड लियूसिपस, ये 3 ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने भी एटम पे फर्दर स्टडी की और उन्होंने भी इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने एटम ही टर्म को क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि इन ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मतलब होता है इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग कट, एक ऐसी चीज जिसको कि हम फर्दर और कट नहीं कर सकते हैं। वो आगे फर्दर कट होने के लिए इनकैपेबल है, वो अब आगे कट नहीं होगा। सो इसी सारे कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे बीच एक काफी फेमस साइंटिस्ट हैं डॉल्टन्स, और इन्होंने एक थ्योरी भी हमें इंट्रोड्यूस करवाई जो कि काफी ज्यादा फेमस है और हम लोग इस चैप्टर में इस थ्योरी को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। सो इन 1808, जैसा कि आप डेट देख सकते हैं, वैसे तो डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट अगर आपको याद रहता है तो काफी अच्छा है, और नहीं भी तो ये कोई एग्जाम्स में पूछने नहीं वाले हैं आपसे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ना कि आपसे डेट और टाइम पूछा जाएगा। तो एक फेमस साइंटिस्ट जॉन डाल्ट, मैं चाहती हूँ कि आप इसका नाम याद रखें क्योंकि आप इनका नाम हर जगह सुनेंगे। ये काफी फेमस थे क्योंकि इनके पोस्टुलेट कॉन्ट्राडिक्टेड थे, पर फिर भी इनके पोस्टुलेट्स को फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो उस टाइम पे नोन केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज थे उसको सेटिस्फाई कर रहे थे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वो डाल्टन्स 1808 के में थ्योरी दी गई थी, उसके बाद आई थी। तो हम लोग मेनली इन्हीं 3 को कंसिडर करते हैं और डाल्टन ने भी इन्हीं 3 को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट दिया था, जिन्हें हम उनकी थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की काफी सारे एडवांटेज थे, जैसे कि वो काफी ज्यादा, जब वो आई थी तो हम लोग को 1808 के पहले उतना एटम के बारे में पता नहीं था। तो जब ये थ्योरी आई तो हम लोग इस थ्योरी को जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो किए, तो ये काफी ज्यादा वेल एक्सेप्टेड थी। अब वेल एक्सेप्टेड होने के पीछे इसका ये भी रीजन था कि एक न्यू तरह का कॉन्सेप्ट था, और सेकंड थिंग कि ये जितने भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे, जितने भी लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसको सेटिस्फाई कर रहे थे। और इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो था एटम इज इनडिविजिबल। एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था। मे बी देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग दिस ह्यूज कलेक्शन ऑफ वर्ड because this word is totally new to you. So I want to give you a clear concept regarding to laws of chemical combination. So यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे law of conservation of mass नहीं होगा, यहाँ पे laws of chemical combination होगा। So ये law of conservation of mass शायद मिस एरर था, कोई गलती हो गई होगी स्लाइड में जिसके कारण से ये यहाँ पे है। तो मैं बता रही थी कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल होते हैं, एक बेसिक प्रिंसिपल जो कि हर एटम के द्वारा ओबे किया जाता है। सारे एटम्स उसको ओबे करेंगे, सारे एटम्स मानेंगे, वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, ये सारे पार्टिकल्स एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और उन सारे प्रिंसिपल को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ये सारे एटम्स हैं, और अगर ये कंबाइन करना चाहते हैं, अगर कोई एटम कंबाइन करना चाहता है दैट मीन्स वो एक तरह का रिएक्शन हो रहा है वहां पे, तो ये किसी एलिमेंट के एटम्स होंगे और वो फर्दर कंबाइन होना चाह रहे हैं, दैट मीन्स रिएक्ट होना चाह रहे हैं। तो एटम्स सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जैसे कि अगर 2 एटम इस तरफ है तो वो कंबाइन होने के बाद 2 एटम ही इधर भी होंगे। और इसी तरह हम लोगों के पास कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
जो कि लेवोइजियर ने दिया था, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। उसके अलावा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका दूसरा नाम, कई बच्चे इसका नाम सुन के कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लेकिन इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये उसका दूसरा नाम है और ये लॉ दिया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। उन्होंने ही इस प्रिंसिपल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड द लास्ट वन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो ये सारे लॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 11th 12th में हो जाएंगे, जब आप अपने फर्दर के क्लासेस में जाएंगे तो आप इन सारे लॉज को काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। पर जैसा कि आप काफ़ी ज़्यादा लोअर क्लास में हो तो आपके लिए इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है। सो कीप इट इन योर माइंड अबाउट दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। So now it's time to study about Dalton's atomic theory, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आप भी इंट्रोडक्शन के वीडियो से ही ये सुनते आ रहे हैं। So डाल्टन जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एटम पे स्टडी किया तो उनके माइंड में जितनी भी बातें आती गई उन्होंने उसको लिखते गया और बाद में वो इंट्रोड्यूस हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। उनकी स्टेटमेंट को ही हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। जैसा कि आपको मैं बोल रही हूँ कि ये एक स्टेटमेंट था, दैट मीन्स इसका कोई भी प्रूवन सोर्स नहीं था और उसके अलावा कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं था जो इन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। इन्होंने बस एटम्स के बारे में ऐसा एजम्पशन कर लिया था और उसी एजम्पशन को उन्होंने नाम दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। So the first postulate was matter is composed of tiny indivisible particles called atom। जैसा कि आपको पता है उनकी थ्योरी का बेस ही था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। तो उन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में यही बताया कि जो मैटर है वो कंपोज हुआ है। जैसे कि अगर ये कोई एटम है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक पीस ऑफ आयरन है या फिर जस्ट फॉर ये एक सब्सटेंस है, तो ये जो बना हुआ होगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ होगा और उस पार्टिकल्स को उन्होंने एटम कहा, जो कि ग्रीक के फिलोसफर भी कहते थे। दे कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। उनका ये भी कहना था कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ तो उस रिएक्शन में ना ही तो ये क्रिएट किए जाएंगे, ना ही आप एटम्स को बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, टेक प्लेस हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ये एटम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये हो सकता है कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। नाउ द सेकंड थ्योरी वाज, कोई भी एटम होगा, लेट्स से यहाँ पे एक एटम है तो उसके जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ये उसके एटम्स हैं तो उनका कहना था कि इस एटम के सारे पार्टिकल्स दैट मीन्स एटम, वो आइडेंटिकल होंगे। There are so many students who is definitely not understanding about the term identical। तो ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये टर्म आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा नया भी है। हो सकता है आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, पर मैं बता दूं कि किसी भी एलिमेंट के एटम को आइडेंटिकल कहने का मतलब कि उसके सारे एटम, जैसे कि यहाँ पे दो एटम है और ये सेम ही एलिमेंट के हैं। जैसे कि अगर मैं एक एलिमेंट एज्यूम कर लूँ तो मैं एक एज्यूम कर लेती हूँ आयरन, तो अगर ये दोनों आयरन के ही एलिमेंट होंगे तो ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि इसका शेप वो फिक्स होगा, इसका साइज, दोनों का साइज बिल्कुल एक्यूरेटली सेम होगा, इनके साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मास, दोनों का मास भी बिल्कुल इक्वल होगा। दैट मीन्स ये हर रिस्पेक्ट में, शेप, साइज, मास, सभी चीजों में एक जैसे होंगे। पर आपको भी पता है कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स ये सारे कॉन्सेप्ट्स गलत हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट, डाल्टन के कॉन्सेप्ट सही थे और गलत थे ये नहीं पढ़ने वाले, पर हाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी के लिमिटेशंस। पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ उनकी थ्योरी को समझ रहे हैं क्योंकि वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में कुछ कंसेप्ट दिया था। तो इसी तरह हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो इसी के जैसा है, बिल्कुल सेकंड पॉइंट से ही रिलेट करता हुआ। जैसा कि इनका कहना था कि अगर सेम एलिमेंट के दो एटम है, मैं काम करती हूँ ये सारी चीजें इरेज कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर। जैसा कि इनका कहना था कि अगर एक ही एलिमेंट के दो एटम्स हैं तो वो हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे।
पर अगर दो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के ले लिए जाएं, जैसे कि अगर एक आयरन हो गया और दूसरा एल्युमिनियम हो गया, तो ये दोनों के एटम आइडेंटिकल नहीं होंगे। मतलब इनका वेट, इनका साइज, इनका शेप बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये दोनों आइडेंटिकल कभी नहीं होंगे। जबकि अगर दोनों सेम एलिमेंट के होते हैं, अगर ये भी Fe और ये भी Fe, या फिर ये भी एल्युमिनियम या और ये भी एल्युमिनियम का एटम होता, तो ये हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होता। हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है कि जब कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो उस एलिमेंट का जो एटम है वो एक सिंपल इंटीग्रल रेशियो में कंबाइन होता है। सिंपल इंटीग्रल रेशियो कहने का मतलब, अगर वो कंबाइन होगा तो वो काफी ज्यादा सिंपल रेशियो बनाएगा, जैसे कि 1:2, 2:1, 3:1 एंड सो ऑन। इस तरह के रेशियो फॉर्म करेंगे जो कि काफी ज्यादा सिंपल होंगे, और ऐसे इंटीजर्स होंगे जो काफी ज्यादा सिंपल होंगे और उन्हीं का रेशियो होगा। डाल्टन अपने टाइम के काफी ज्यादा फेमस साइंटिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की, काफी स्टडी करने के बाद उन्होंने ये सारे पोस्टुलेट्स दिए थे। इसी वजह से इन सारे पोस्टुलेट के गलत हो जाने के बाद भी हम लोग केमिस्ट्री का फाउंडेशन इन्हीं को कहते हैं। भले ही ये सारे कॉन्सेप्ट गलत थे, पर इन्हीं की वजह से लोगों ने केमिस्ट्री का एक छोटा सा टर्म, जिन्हें हम एटम बोलते हैं, इनके बारे में स्टडी करना शुरू किया। लेक्चर शुरू होते ही हम लोग पढ़ रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, सुन रहे थे और ये भी जान रहे थे कि ये फर्दर गलत हो जाने वाला है। तो हम लोग पिछले स्लाइड में ये देख चुके हैं कि डाल्टन्स के क्या क्या थ्योरीज थे। अब हम लोग इसमें लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उन थ्योरीज का लिमिटेशंस। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पोस्टुलेट को जब पढ़े थे तब जाने थे कि वो इंडिविजुअल होता है, वो एक टाइनी पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं था। जब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आया, तब एटम का ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वो गलत हो गया, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम में ही प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एटम है तो इसके अंदर ही ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स हम लोग एटम को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये जितने भी हाईलाइट्स किए हुए हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और अगर आपके एग्जाम्स में, वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, पर अगर कभी पूछ लिए जाते हैं तो आपको अपने आंसर शीट में ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको लिख के आना होगा। ये एक तरह से बुलेट पॉइंट्स का काम करेंगी। जो हमारा सेकंड पोस्टुलेट था कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, पर आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद ये प्रूव हो गया कि एटम, जैसे कि अगर ये एलिमेंट X है और ये एलिमेंट Y, तो इसका जो एटम है वो भले ही एक ही एलिमेंट से बिलोंग करता होगा, ये दोनों एटम एक ही एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, पर इसके जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे हाइड्रोजन हमारे पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, जैसे हाइड्रोजन 1, 2 और 3। हाइड्रोजन, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, उसके बाद इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं और इसको ट्रीसियम। और ये सारे जो हैं ये एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं और वो एलिमेंट हाइड्रोजन है, पर इसके जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, उनका मास सेम नहीं है, हो सकता है उनका साइज सेम नहीं हो। तो इसी वजह से डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट भी फेल हो गया। नाउ थर्ड पोस्टुलेट, आइसोबार की डिस्कवरी के बाद एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होता है, आइसोबार। इसकी डिस्कवरी के बाद उनका थर्ड पोस्टुलेट भी गलत हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर फाउंड टू हैव सेम मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं। कैल्शियम एक डिफरेंट एलिमेंट है और आर्गन भी एक डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट इनके जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक न्यू टर्म से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में इस चैप्टर में हम लोग काफी
स्टडी करेंगे और आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखी है, आप यहाँ पे, वैसे तो मैं इस पॉइंट को पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। अगर आपको कहीं एग्जाम्स में लिखना पड़े या फिर किसी के सामने बोलना हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक सेंटेंस फॉर्मेट करके बोल सकें, क्योंकि आपके माइंड में तो सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे ये सारे बुलेट पॉइंट्स आपके माइंड में तो होंगे, पर अगर आप किसी को बोलने लगेंगे या किसी को आप उसके बारे में बताने लगेंगे तो ये वीकनेस है आपकी कि आप अच्छी तरह से सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे से एक एक पॉइंट्स को पढ़ें और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें। मैं इसको पढ़ देती हूँ। Atoms are the tiniest particles of matter which take part in the chemical reactions, is however accepted in the modern atomic theory with experimental evidence. Now, Daltons का पोस्टुलेट गलत तो हो गया था, पर उनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था जो कि ये कह रहा था कि एटम्स टाइनिएस्ट पार्टिकल है, काफी ज्यादा छोटा पार्टिकल है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया, पर वो टाइनिएस्ट पार्टिकल है, ये मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने भी एक्सेप्ट किया विद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो कि बाद में एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग भी एटम्स टाइनिएस्ट पार्टिकल कंसिडर किया गया और वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। So that's how we come to the end of the lecture, and in this slide you can see there are so many platforms like JR Gurukula जहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो, JR Book World जहाँ की फ्री ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती हैं, जिनकी को भी नॉवेल्स बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं और अपनी इंटरेस्ट की नॉवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सुन सकते हैं। JR is not going to charge any amount for any audio book. Then you can see here JR Academics. अगर आप अभी तक JR Academics पे नहीं गए हैं तो मैं बता दूं कि आप इस लिंक पर जाकर या ये कहूँ इस साइट पर जाकर JR Academy को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे कोई भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाती है और आपको कई सारे फ्री कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप चाहें अपने नोट्स को DPP को जाकर इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ JR ब्लॉग्स, ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज़ स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक ब्लॉग रोज़ पोस्ट करती हूँ और जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं मैं उनका PDF भी विद एक्सप्लेनेशन अपलोड करती हूँ। मैं वहाँ पे सारे PDF को अपलोड करती हूँ एंड देन नीचे सभी PDF को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आप वीडियो देखकर सारी बातें समझ चुके हैं तो एक बार इस ब्लॉग पर जाकर आप अपने स्टडी को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। For more video, you can subscribe our channel so that you can get the notification of each and every video uploaded by JR. So I hope this video was helpful to you. I will come up with the second part of this chapter. So keep a study and enrich yourself with lots of skill. Till then, bye bye.